हेलो। यस सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था? सर सर्कुलर मोशन में आपने टेबल बनवाई थी। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, then उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यस। रोटेशन ऑफ मोशन मैंने करा दिया था, एक नहीं? ओके, एक क्वेश्चन करिए उसको बेस्ड। Particle starting from rest हेलो मानसी। यस सर। अर्जेंट कॉल आ गई थी इसलिए सॉरी। ओके, a particle starting from rest accelerates uniformly at 0.25 radian per second square on circular path of radius 20 centimeter. Find time
at which centripetal and radial acceleration becomes equal. सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको. सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो वही होता था ना, a इक्वल टू अंडर रूट a cos थीटा प्लस a sin थीटा. सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल टू अंडर रूट ac प्लस ar होता था. नहीं, मैंने वहां पे बताया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सेलरेशन होता है. एक होता है सेंट्रिपिटल, जो सेंटर के अलावा होता है, तो उसके लिए होता है मेरे पास वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर, या सर मैं टेंजेंशियल दूसरा होता है मेरे पास, एक होता है ये टर्म और एक होता है ये टर्म, ऐसे होता है. ओके सर. ये फॉर्मूला था. इन दोनों का रिजल्टेंट आपका नेट एक्सेलरेशन, उसमें दोनों कंपोनेंट थे, तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर था. सो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये टर्म दे रखा है, दैट इज अल्फा. रेडियस की वैल्यू दे रखी है आपको. आपको कैलकुलेट करना है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल किस टाइम में हो जाएगा. सो दोनों के लिए इक्वेट कर दीजिए. बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वहां से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा. तो इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट करिए. अल्फा पता है, आर पता है, वहां से ओमेगा आ जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिए, वहां से टाइम आ जाएगा. अदिति समझ आया? मानसी समझ आया? यस सर. ओके.
सर 1/5। वेट किया ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आर, आर आर कैंसिल आउट, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट 100 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.25 तो उसका स्क्वायर रूट 0.5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। 0.5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.25 इंटू टी is equals to 1/5 seconds, which is सर आपकी uniformly वॉइस क्रैक accelerated, हो ये रही है सारी चीजें defined। और आपका स्क्रीन भी फ्रीज हो रहा है। एक मिनट, नेट तो सही चल रहा है। आवाज समझ आ रही है? यस सर। सर मेरा भी यही आया था 1/5। बाद नेक्स्ट हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड करते हैं, तो मैंने आपको उसके लिए फॉर्मूला बताया था कि वहां पे हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये सारे टर्म अगर वेरिएबल होते हैं उसके बेस पे, तो इसमें हम दो चीज कैलकुलेट करते हैं। एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जैसे आपको कैलकुलेट करना होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो होता है मेरे पास हेलो मानसी, यस सर। तो हम फर्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसके लिए हम सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना हो तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए। बट वहां पे दो टर्म, या तो मेरे पास वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट तो उसके रिस्पेक्ट में, या तो मेरे पास वेलोसिटी थीटा डिपेंडेंट तो उसके रिस्पेक्ट में। एक सेकंड कैलकुलेट करना होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है मेरे पास ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू थीटा किसी फाइनल टाइम में, थीटा किसी इनिशियल टाइम में, डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक दूसरा एवरेज हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ओमेगा ही गिवन हो और ओमेगा के बेस पे एवरेज कैलकुलेट करना हो, सो ओमेगा डी टी डिवाइड बाय डी टी। वहां पे लिमिट पुट करते हैं टी इनिशियल से टी फाइनल तक, यहाँ लिमिट टी इनिशियल से टी फाइनल तक, एंड देन उसके बेस पे सॉल्व करते हैं।
तो यस सर। आपने खत्म हो गया इसलिए गड़बड़ हो गया। ओके, हमने दो चीज डिफाइन कर दी, एक एवरेज कैलकुलेट करना और एक इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना। और सेम सर टर्म मैंने जैसे वो आपने लिखी ये नहीं एवरेज थर्ड वाली। चैप्टर में एक बार आप फिर से लिख फर्स्ट दीजिए। टर्म इंस्टेंटेनियस टिक इंस्टेंटेनियस कर रहा है। कैलकुलेट करना। ओके, एवरेज कैलकुलेट करना हो तो ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू थीटा फॉर सम टाइम फाइनल, थीटा फॉर सम टाइम इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। कभी कभी आपको ओमेगा डिपेंडेंट फंक्शन हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए एंड टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो सो ओमेगा एट टी फाइनल, ओमेगा एट टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या ऐसी चीज को इंटीग्रेशन अल्फा टाइम्स डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मैं इसके लिए दो प्रॉब्लम बताता हूँ आसान से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया सर। आपको बोलेगा इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2t माइनस 5, टाइम डिपेंडेंट है, फाइंड initial acceleration, second between ये फाइंड करने की कोशिश कीजिए कितना आता है आंसर।
मानसी कुछ समझ आया क्वेश्चन? यस सर, करियो। सर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आंसर आ गया -5, 3 और -1। उसका आया -5, यस सर, कितना आया? 3। सर थर्ड का 3 और सेकंड का 3। -1। फोर्थ सर फोर्थ नहीं हुआ। ओके, सर अगर आपको सेकंड का ओमेगा दे -1 रखा है, हुआ। हाँ ठीक है सर। ओके, इसको जो आपने डिफरेंशिएट किया होगा 4t-5, तो ये पूरा टर्म अल्फा डिफाइन किया होगा। t इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट आ गया अपना, यहाँ पुट कीजिएगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4 to the 8 -5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टर्म चूंकि आपको ओमेगा दे रखा है एंड एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टर्म को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, डिवाइड बाय dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 minus 5t² by 2 लिमिट 1 से 2 तक, डिवाइड बाय dt, उसका इंटीग्रेशन t 1 से 2 तक। तो इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 2/3, 2 का क्यूब 8 -1 7 -5/2, 2 का स्क्वायर 4 -1 3 डिवाइड बाय 2 -1। तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 14/3 -15/2, तो हो जाएगा 28 -15 45, तो हो जाएगा -17/6। कुछ ऐसा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2। मानसिक समझ आया? यस सर। उसकी तरह अगर आप फोर्थ कैलकुलेट कीजिएगा, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर।
आपको दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू 2t² माइनस 5 टाइम्स t। आपको बोला थीटा कैलकुलेट करने के लिए, सो मैं इसको लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2t² माइनस 5t। सो थीटा इज इक्वल टू 2t² dt माइनस 5t dt। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक पुट करूंगा। अगर मैं टाइम 0 पुट किया तो देखिए पीछे रिलेशन दे रखा है, थीटा नॉट इज इक्वल टू 3 रेडियन दे रखा है ना यहाँ पे। थीटा नॉट का मतलब टाइम की वैल्यू कितनी 0, तो टाइम 0 पे इसकी वैल्यू इतनी है, तो टाइम की लिमिट अगर 0 पुट कीजिए तो रेडियन की वैल्यू 3 पुट करना है। फिर टाइम 3 सेकेंड अगर पुट करूंगा तो वहां पे थीटा कितना ये होगा समझ वो नहीं हमको आया। कैलकुलेट कर। देखिए आपको कैलकुलेट करने की पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, बट यहाँ पे गिवन है थीटा नॉट इज इक्वल टू दिस मच। थीटा नॉट का मतलब क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 थीटा की वैल्यू कितनी है उसको हम थीटा नॉट बोल सकते हैं। आई बात समझ। यस सर। तो यही मेरे पास रिलेशन मैंने यहाँ पे यूज किया, टाइम इज इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू कितनी इतनी है, तो टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे थीटा की वैल्यू कितनी है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये दो टर्म क्या होगा, कार नेट है। हाँ हेलो मानसी। यस सर। ओके आपका था मेरे पास 2t² माइनस 5t ओमेगा, इससे आपको थीटा कैलकुलेट करना था। सो मैंने यहाँ पे लिमिट पुट किया, t इज इक्वल टू 0 पे आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 3 रेडियन, एंड t की वैल्यू 3 सेकेंड पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट पुट कीजिए टाइम की वैल्यू 0, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3, टाइम की वैल्यू 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट पुट कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है।
सर -1.5। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, अभी क्लियर है। फर्स्ट आपने इंटीग्रेट किया होगा इतना आया होगा, सेकंड आपने इंटीग्रेट किया होगा इतना आया होगा। सो अगर लिमिट पुट कीजिए तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2/3, 3 का क्यूब 27, 5/2, 3 का स्क्वायर 9, 9 to the 18, 45/2, that is 22.5, theta minus 3. So theta is equals to 21 minus 20.5, which is minus of 1.5 radian. इतना ही आंसर है? यस सर। ओके, इस तरह से करते हैं, अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बेस पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका था बेसिक काइनेमेटिक्स इज सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं हम वो जानने की कोशिश करते हैं। पहला होता है मेरे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करता हो वहां पे कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें पहली चीज आती है कोनिकल पेंडुलम। कहता है कि आपके पास एक सपोर्ट ले लीजिए या एक फिक्स्ड एक्सिस मान लीजिए, इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कोई एक पेंडुलम हो इस तरह से, and this given axis के अबाउट इस पाथ के along शुरू कर दे। ये आपके पास सपोर्ट, ये मेरे पास स्ट्रिंग किसी फिक्स्ड एंगल थीटा पे। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका अपना कुछ मास होगा एंड ये पूरा इस सर्कुलर पाथ सर के ये along पे करता है। कोनिकल पेंडुलम मतलब समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये मेरे पास फिक्स्ड एक्सिस है इस पॉइंट पे एंड ये यस सर। कोई पॉइंट मास इसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया L लेंथ का। अब ये रोटेट कर रहा है इस सर्कुलर पाथ के along इस तरह, यस सर। ऐसे आए समझ। यस सर। तब इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तब इस कोनिकल पेंडुलम में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसकी बात करते हैं। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक फोर्स एक्ट करता होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, सर्कुलर पाथ के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्ट्रिंग में एक फोर्स एक्ट करता होगा ड्यू टू इट्स टेंशन। स्ट्रेटनेस टेंशन, एक वर्टिकल डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर ये थीटा एंगल है तो और ये एंगल थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंटर के टुवर्ड्स से कोई फोर्स एक्ट करता होगा तब सेंट्रीपिटल एक्ट करता है, अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करता है आउट ऑफ द सर्कुलर पाथ। आई वाज समझ? सर बट वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो दोनों ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना। ओके, एक मिनट में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करता है? स्ट्रेट पाथ में। यस सर। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। अगर कोई फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो अगर मैं हर पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं तो कीप ऑन चेंजिंग वो एक सर्कुलर पाथ अखबार कर लेता है। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है इस तरह, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूं तो मेरे पास फोर्स का डायरेक्शन इधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। सिमिलरली अगर मैं फोर्स फर्दर अप्लाई करूं तो उसका डायरेक्शन ऐसे, और फर्दर अप्लाई करूं तो उसका डायरेक्शन ऐसे।
और फर्दर अप्लाई करूं तो उसका डायरेक्शन इस तरह, मतलब एक फोर्स चाहिए जो उसको डायरेक्शन को कीप ऑन चेंजिंग करे हर इंस्टेंट पे, तब उस नेसेसरी फोर्स जो उसके सेंटर की तरफ से एक्ट करता हो उस फोर्स को सेंट्रीपिटल बोलते हैं। यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब कोई भी एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर की तरफ पुल करता हो ताकि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लगे। अब बोलिएगा force necessary to pull object towards center हर पॉइंट पे। तो ये सेंट्रीपिटल कोई स्पेशल फोर्स नहीं होता, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ पुल करता होगा उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट की देमसेल्फ टेंडेंसी, अगर ये फोर्स ना हो तो हमेशा आउटवर्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई बात समझ? तो आप ये भी बोल सकती हैं कि अगर ये फोर्स छोड़ दूं तो उसको बाहर ले जाने के लिए एक फोर्स हर पॉइंट पे एक्ट करता होगा। वो फोर्स कौन सा होगा? तो आप बोलिएगा सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ इट्स डायरेक्शन। उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। आई बात समझ? यस सर। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ द सर्कुलर पाथ ले जाने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो जब कहीं भी सेंटर की तरफ से कोई सोर्स ना हो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता होता है उसको बाहर ले जाने के लिए ड्यू टू इट्स कर्वेचर। तो यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे सेंटर की तरफ कोई सोर्स नहीं, यहाँ पे तो उस पे एक आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता होगा। आई बस समझ? सर बट सेंटर की तरफ भी तो फोर्स एक्ट करेगा ना, वरना वो सर्कुलर पाथ की तरफ मूव नहीं करेगा ना, वो तो ऐसे ही आउटवर्ड चला जाएगा। इस सर्कुलर पाथ के अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट करता होगा जो हर पॉइंट पे उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहा होगा। सर वो तो ठीक है, बट सेंट्रीपिटल भी तो होना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट कौन कर रहा है? टेंशन जो इस स्ट्रिंग में है, जिसका एक कंपोनेंट उसको सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। आई बात ओके समझ? सर। तो यस सर। सेंट्रीपिटल कोई देमसेल्फ टाइप ऑफ फोर्स नहीं होता है, वो उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव करते होते हैं। आई बात समझ? जैसे यहाँ पे यस टेंशन सर। बिहेव कर रहा है सेंट्रीपिटल की तरह, अगर मैं ग्रेविटेशन बोलूं तो ग्रेविटेशनल पुल बिहेव करेगा सेंट्रीपिटल की तरह। एटम में बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस वो बिहेव करेगा सेंट्रीपिटल की तरह। आई बात समझ? ठीक है सर, समझ गए। ओके। अब यहाँ से टेंशन के दो कंपोनेंट ब्रेक करूं तो एक कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा टी टी कॉस कॉस थीटा। थीटा। या इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये थीटा तो ये भी थीटा, इस थीटा के एडजेसेंट ये तो बेस की तरह बिहेव करेगा, इस थीटा के परपेंडिकुलर ये तो परपेंडिकुलर की तरह। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय बेस mg। पहला रिलेशन यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करूं तो ये जो टेंशन है उसको आप बोल सकते हैं कि इन दोनों के रिजल्टेंट के सम के इक्वल है। सो टेंशन इज इक्वल्स टू रूट अंडर। सर बट एंगल तो हमें वो वाला लेना चाहिए ना जो उधर मार्क्ड है फिगर पे, राइट वाली फिगर में। ये यस सर। इसी एंगल के बेस पे तो ये एंगल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर हमने यहाँ से ओके सर। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया तो। एंड उसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है सर। ओके, तो हमने यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लिया, टेंशन कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए क्या क्या टर्म होगा? ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। सपोज कर लीजिए सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना? r। तो यहाँ पे बाहर के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ टेंशन टाइम्स साइन थीटा। अब यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू को
m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू टेंशन t टाइम्स साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में कैलकुलेट करूं इस ट्रायंगल से, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये टर्म पुट कर दीजिए, t परपेंडिकुलर इज r बाय l। अब यहां से t की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या यहाँ से आप ओमेगा कैलकुलेट करके टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी जो पुट करना है उसके अकॉर्डिंग। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका टाइम पीरियड बताता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा आसान सर ये सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखी आपने टेंशन की? मेरे पास एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, एक फोर्स यस mg, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ एक्ट करता होगा। यस सर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एट 90 डिग्रीज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यस बट नेगेटिव साइन भी तो आएगा ना, क्योंकि वो इसी चीज ऑपोजिट को डायरेक्शन। बैलेंस, हाँ इसी चीज को बैलेंस कर रही है, तो मैं भी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ, डायरेक्शन ओके वाइज नहीं। ठीक है, ओके, लिख दिया सर। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप ओमेगा कैलकुलेट करके 2 पाई/ओमेगा कर दीजिए, वहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। या तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला 2 पाई सर आर, ओमेगा का क्या? आप ये सॉल्व कर सकती हैं, यस सर। इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं सर, आप ओमेगा वाला क्या बोल रहे थे? सेंट्रीपिटल फोर्स को आप ओमेगा के टर्म में भी पुट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, तो m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाय m इंटू जी इज इक्वल्स टू tan थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन के बेस पे। यस सर। m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय r, और ये g डिवाइड में मल्टीप्लाई में रूट अंडर, ऐसे बोल सकता हूँ। यस ओमेगा की सर। वैल्यू होती कितनी है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। So time period is equals to 2 pi root under r divided by g tan theta। r की वैल्यू आप इतना पुट कर सकते हैं l sin थीटा, तो ये टर्म पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर l cos थीटा बाय g इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। आया समझ? यस सर। या तो आप यहाँ से भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकती हैं, या इस फॉर्मूले से भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न सर। ये आपका कोनिकल पेंडुलम जिसमें एंगल कैसा है, फिक्स्ड है, उसके बेस पे मैंने ऐसे डिफाइन किया। अब यही अगर एंगल 0 डिग्री हो जाता तो इस सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करना था, जिसमें ऑसिलेशन आपका इस एक्सिस के अबाउट होता है, टू एंड फ्रो। तो उसमें कोई फिक्स्ड एंगल नहीं होता, एंगल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कितना होती है, 0 डिग्री। आई बस मुझे। यस सर। ओके, नेक्स्ट होता है इसमें, लिख लिया आपने? यस सर, लिख दिया। एक आपने देखा होगा डेथ वेल, मौत का कुआं, नाम सुना कभी? यस सर। कभी देखा है उसके ऊपर गाड़ियां चलते हुए? सर टीवी पर देखा है, जो ऐसे राउंड अबाउट होता है उसमें बाइक्स चलती हैं। तो उसमें हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि बिल्कुल वर्टिकल है इस तरफ, एंड उसमें कोई एक फिक्स सर्कुलर पाथ इस पे गाड़ियां चलती हैं। किस तरह से, सपोज कर लीजिए कोई यहाँ पे कोई भी गाड़ी है, बाइक या मे बी कोई 4 व्हीलर, उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा। तो एक फोर्स
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर पाथ के अगेंस्ट, तो आप बोलेगा सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि कि सरफेस, रिजिड सरफेस पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करता होगा उसके ऑपोजिट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता होगा उसके मास की वजह से, ग्रेविटेशनल। उसको बैलेंस करने के लिए रफनेस, फ्रिक्शन, व्हिच इज से आई बस समझ। सर फ्रिक्शन अपवर्ड क्यों एक्ट कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव किधर की तरफ करता होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर वो तो साइड वाइज मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है साइड वाइज, बट वो गिरने का खतरा किधर है? नीचे गिरने का खतरा है कि ऊपर जाने का खतरा है? गिरने का खतरा है। नीचे गिरने का खतरा है, मतलब mg अगर ज्यादा डोमिनेट होगा तो नीचे गिर जाएगा, तो हर इंस्टेंट पे वो नीचे जाने की कोशिश करता होगा ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। तो उसको बैलेंस करने के लिए देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन। आई वाज समझ? यस सर। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg के इक्वल, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज m ओमेगा स्क्वायर r, दोनों को डिवाइड करूं तो F अपॉन n इसको हम म्यू बोलते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी g बाय ओमेगा स्क्वायर r, इस तरह से। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ताकि ये पूरा सिस्टम स्टेबल रह पाए? आपका समझ? यस सर। लिख लिया आपने? सर ये म्यू की वैल्यू कैसे आई? फ्रिक्शन में से हमने डाल फ्रिक्शन दिया पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, था। म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर यस फ्रिक्शनल सर। फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन दोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। म्यू के, ठीक है सर, समझ गए, लिख लिया सर। क्या पढ़ा होगा? नाज़ी, आपने बैंकिंग ऑफ रूट पढ़ा होगा। सर क्या? बैंकिंग ऑफ रोड, यस सर। बैंकिंग ऑफ रूट में आपने सिर्फ एक कंडीशन पढ़ी होगी, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन सर इंक्लाइंड मतलब मैंने रोड। बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ी नहीं है, मतलब ऐसे ओके, पढ़ाई नहीं हुई, वो आपको एक बार शुरुआत से पढ़ानी होगी। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब सिंपल क्या होता है, कोई भी कर्व रोड आउटसाइड से स्लाइटली इंक्लाइन कर देते हैं, किसकी वजह से? ताकि वो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर पाए। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इंक्लिनेशन मैंने ऐसे कर दिया, इसके इंक्लिनेशन की वजह से होता क्या है, कोई भी गाड़ी उसके ऊपर अगर मूव कर रही है, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास कोई भी गाड़ी ले लीजिए, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा, तो आप बोलिएगा एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, एक फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसको बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन which is correction सरफेस के परपेंडिकुलर। तब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, along हॉरिजॉन्टल पाथ, और एक फोर्स हो सकता है along वर्टिकल पाथ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस प्लेन को इंक्लाइन नहीं करता तब इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट नहीं होते, उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैंने किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, उस इंक्लिनेशन की वजह से ये भी इंक्लाइन हो गया, एंड उसकी वजह से इस नॉर्मल रिएक्शन के पास दो कंपोनेंट हो गए, एक n sin थीटा और एक n cos थीटा। आई बात समझ? सर क्या किया, क्या मतलब बेसिकली? मैंने इस रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। पहले ठीक है। रोड फ्लैट था, फ्लैट हाँ। रोड से थोड़ा सा इंक्लिनेशन कर दिया सम एंगल थीटा पे। उस इंक्लिनेशन की वजह से ये जो नॉर्मल रिएक्शन था, पहले सीधा नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे, इंक्लाइन करने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी थोड़ा सा टिल्टेड हो गया दिस मच अमाउंट, तो इसके पास दो कंपोनेंट आ गए। नहीं बस ओके समझ? सर। अब यस उस सर। सर कंपोनेंट की वजह एमजी से के भी होगा, अभी दो कंपोनेंट्स होंगे ना?
नहीं, मैं mg का सिर्फ एक ही कंपोनेंट ले रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट ले लिए हैं इसकी वजह से, सर बट इस ताकि केस में नहीं होंगे mg के। हाँ, मुझे किसको बैलेंस करना है उसके अकॉर्डिंग हम mg के कंपोनेंट लेते हैं। तो अभी इसमें कोई बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है mg के, जो उसके दो कंपोनेंट चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे नेसेसरी टर्म होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अगेंस्ट नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता होगा। आई बस समझ। यस सर। ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, कोई भी एक कर्व ट्रैक है इस तरह से, हमने इस वाले सरफेस से उस रोड को स्लाइटली टिल्ट कर दिया है। पहले फ्लैट था, अब मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है इस तरह से। तो ये इंक्लिनेशन की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। आया समझ? हाँ सर। तो उसी इंक्लिनेशन को सर दिखाया हमने एक्चुअली उसकी में। आउटर एज थोड़ी एलिवेट कर दी है। हाँ, किसके लिए? ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक नेसेसरी नॉर्मल रिएक्शन वहां पे डेवलप हो जाए। अगर ये नॉर्मल ओके। रिएक्शन इंक्लाइन पाथ में नहीं होता तो सीधे वर्टिकल कंपोनेंट होता, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर में कोई फोर्स नहीं होता। आई बात समझ? यस सर। अब देखिए इसकी वजह से और क्या होगा। अब यहाँ पे हम दो कंडीशन देखते हैं, एक होता है मेरे पास मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, और एक होता है मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी से इस गाड़ी को मूव कराऊंगा तो वो आउटर स्किड करने की कोशिश करेगा। आउटर स्किड करने की वजह से इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इसके टायर में, वो उसके स्किडिंग के ऑपोजिट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। उसके अगर आप दो कंपोनेंट ब्रेक कीजिए तो एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो ये मैंने फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट लिए अकॉर्डिंग टू स्किडिंग किस डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, ये थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। अब इसकी बेस पे अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा फोर्स किसके इक्वल है। तो टोटल वर्टिकल टर्म, टोटल वर्टिकल वर्टिकल के इक्वल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल कौन कौन से, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा should be equals to mv square by r। उसी तरह n cos theta minus of f sin theta is equals to mg। दोनों को डिवाइड कर दीजिए और सबको n cos theta से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा। सो आपको वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर जी आर टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। कुछ ऐसा आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? मानसी, ये समझ यस। आया आपको? तो ये यस सर। कंडीशन किसके लिए? मैक्सिमम कंडीशन के लिए। अगर इसी सेम सिचुएशन में आपको बोले मिनिमम वेलोसिटी की कंडीशन क्या होगी उस इंक्लाइन पाथ में रोटेट करने के लिए, तो मिनिमम कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है वो उसके डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी अगर मैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे लूँ तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे की तरफ स्किड करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन ओवरकम करना चाहिए, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करना चाहिए। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करता है इस डायरेक्शन में। तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट हो सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट एक्ट कर रहा था उसको बैलेंस करने के लिए, तो एक कंपोनेंट बाहर के डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए होगा, बाकी नॉर्मल रिएक्शन सारी चीजें उसके बेस पे डिफाइन करता है। तो एक फोर्स ग्रेविटी की बेस से, बाकी मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन उस ब्लॉक पे इधर, उस नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट हो सकते थे। एक हो सकता था मेरे पास ये कंपोनेंट, एंड एक मेरे पास कंपोनेंट ये हो सकता था ये कंपोनेंट।
अब अगर मैं इन सारे कंपोनेंट को डिफाइन करूं, ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, तो हो जाएगा n cos थीटा, ये मेरे पास n sin थीटा। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये मेरे पास एंगल थीटा, तो इसकी वजह से ये टर्म जाता है f cos थीटा, ये टर्म जाता है मेरे पास f sin थीटा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी इस तरफ। अब अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ सारी चीजों को, तब यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम, इसकी वैल्यू आती है gr टाइम्स, यहाँ पे फ्रिक्शन बाहर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे होगा मेरे पास रिलेशन n sin थीटा माइनस f cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। वहां से ये दोनों कंडीशन समझ आएंगी। सर मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर क्या है? फ्रिक्शन का फर्क है। फ्रिक्शन जब ये व्हीकल मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगी, तो आउटर साइड में स्किड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की, यस सर। इसलिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करता है। अगर यही ऑब्जेक्ट मिनिमम वेलोसिटी से मूव करती होगी, तो उसको नीचे की तरफ स्किड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पिछले वाली कंडीशन में, इसलिए फ्रिक्शन इसमें ऊपर की तरफ एक्ट करता है। ओके सर। इसीलिए वहां पे tan थीटा एंड म्यू के बीच में साइन होता है वो चेंज कर जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है मैक्सिमम मैक्सिमम, बट आपको जानबूझ के कंपटीशन में मिनिमम वेलोसिटी पूछ लेगा। रिटर्न सर। ओके, इसी टर्म के अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई रूट अंडर जी आर टाइम्स tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अगर मैं इसी में दो पार्ट ब्रेक कर दूं, एक बोल दूं फ्लैट रोड, पिछले साल इस साल नहीं, फ्लैट रोड में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो फ्लैट कर्व रोड हो तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर म्यू टाइम्स जी आर। तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस सरफेस का फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। जैसे आपने वो देखा होगा फॉर्मूला 1 रेसिंग, अगर देखा होगा तो उसमें जो ट्रैक होती है वो फ्लैट ट्रैक होती है, तो वहां पे कोई इंक्लिनेशन नहीं होता, तो इसके लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं। दूसरा, अगर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो या प्लेन हो, तो इन दोनों कंडीशन में म्यू नहीं होता, वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो नहीं होता, सिंपली किसी एक इंस्टेंट से अपने आप को टर्न अबाउट करता है। तब यही फॉर्मूला अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन पुट कर दूं, तो वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर जी आर टाइम्स tan थीटा। एनसीईआरटी में इस बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड कि एक प्लेन है, उसको बेंड करना है 15 डिग्री एंगल पे, तो बताइए कितने रेडियस पे बेंड कर सकती है अगर उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है तब। आई बस समझ। यस सर। सो अगर मैं आपसे पूछूं tan 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या आप निकाल सकती हैं? क्या कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेटर से? यस सर, कर सकते हैं। कैसे? सर tan 45 माइनस 30। अच्छा, वो तो काफी लेंदी मेथड हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपका थीटा स्मॉल हो, स्मॉल इन द सेंस 30 डिग्री से कम हो, तब उस कंडीशन में tan थीटा sin थीटा और ये थीटा तीनों इक्वल होता है, बट कंडीशन होना चाहिए कि ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन मेजरमेंट होना चाहिए। आयो समझ। तो यहाँ पे देखिए tan 15 डिग्री है, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 डिग्री,
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1.74 into 10⁻⁻² रेडियन मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर आपका आंसर पाई बाय 180 होता है। डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू रेडियन होती है। यही टर्म जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आता है। ओके सर। अब डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका याद रखिए, इस एंगल को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। लिख लिया आपने? यस सर। ओके, यहाँ तक कोई कंसेप्चुअल चीजें नहीं होती इस सर्कुलर मोशन में। वही जो कंसेप्चुअल पार्ट आता है इस पे बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो कहता है कि कोई एक बाउल ले लीजिए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं आपसे। इस बाउल के ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इस पॉइंट पे, तो कहता है कि अगर मैं इसको स्लाइटली पुश करूं तो किस एंगल पे, किस हाइट पे और कितनी वेलोसिटी पे इस सरफेस को डिटैच कर जाएगा। इफ बॉडी इज slightly displaced, find velocity, height and angle at which it will detach from the surface. ये पहले IIT एडवांस ने क्वेश्चन पूछ चुका था। अभी इस साल सितंबर में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके मेंस में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको वो बताता हूँ। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या है क्वेश्चन? मानसी? यस सर। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले से पूछ कर लीजिए, इस पॉइंट पे है ये आपका इनिशियल पोजीशन। ये जैसे यहां से मूव करना शुरू हुई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे 0। थोड़ी देर बाद इसका पोजीशन कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तब यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां तक। यहां से अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो किसी एंगल पे होगा, सम एंगल थीटा पे, बोल सकते हैं। तब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करता होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज mg। थीटा एंगल पे इंक्लाइन, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग दिस डायरेक्शन और एक अलोंग दिस डायरेक्शन। इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चूंकि सर्कुलर पाथ के अगेंस्ट में फोर्स एक्ट करता होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, एंड अभी सरफेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ, बोल सकते हैं। यस सर। तो मैं बोलूंगा इफ बॉडी इज टू डिटैच, डिटैच करने के कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए, तभी वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा। तब बोलेगा
नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0। अभी यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? mg cos थीटा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? n प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लार्जर होना चाहिए ताकि बॉडी को डिटैच करा दे, और इस वैल्यू को क्या कर दीजिए? 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। यहाँ तक पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी चीजें हम ले सकते हैं। एक मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। टोटल रेडियस इस पाथ के लिए यहां से यहां तक r ले लीजिए। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर h है तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस r cos थीटा हो जाएगा। यहां पे कोई डाउट? यस सर। नहीं। तो मैं h इज इक्वल टू लिख सकता हूं r 1 माइनस cos थीटा। दूसरा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as मतलब 2gh। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0, सो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, रूट अंडर 2gh इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो ये टर्म हो जाएगा mg cos थीटा greater less than equal to fc which is mv square by r। v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, h की वैल्यू मेरे पास r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ से दोनों को इक्वेट करके मैं यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है। दोनों को इक्वेट कीजिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हाइट की वैल्यू आ जाएगी, उस हाइट को यहाँ पुट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगा, सब आ जाएगा। पुट कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। कौन सी सॉल्व हुआ? सर कर रही हूँ।
सर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3/2। 3/2 नहीं होगा, 2/3 होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यस सर 2/3। तो इक्वल्स टू 2/3। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, हाइट आ जाएगी, हाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी। सर हाइट r/3 आ रही है और वेलोसिटी √2g r/3 आ रही है। मतलब 2/3 gr। ओके, तो हम इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन सारे टर्म्स को। अब देखिए यही क्वेश्चन क्या पूछा था अभी, उसने दे दिया था कंप्लीट स्फीयर। अब पूछा इसके रिस्पेक्ट में कि अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लूं एंड इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से अलाउ करूं फॉल करने के लिए, तब बताइए किस पोजीशन पे फ्रॉम द सरफेस बॉल विल डिटैच दिस। फाइंड पोजीशन from bottom at which it will detach from the body. क्वेश्चन समझ आया? यस सर। सॉल्व कैसे कीजिएगा? आप बोलिएगा कि हमने हाफ टर्म के लिए तो कैलकुलेट कर लिया पिछले वाले टर्म में, बस उसमें r की वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो हमने पिछला टर्म कैलकुलेट किया था कि इसको रेफरेंस माना था, किसी इस पॉइंट पे बॉडी डिस्प्लेस हुई थी या इजेक्ट हुई थी, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी थी h। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो ये क्या कीजिएगा, पोजीशन फ्रॉम बॉटम इज इक्वल्स टू 2r में से h सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 2r माइनस r/3 से हो जाएगा 5r/3। ऐसे सर सब्ट्रैक्ट क्यों किया 2r से? क्योंकि हमने जो पिछला टर्म कैलकुलेट किया था वो इस रेफरेंस के बेस पे मैंने h निकाला था। आई बात समझो? यस सर। अभी हमें ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके सर। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक 2r होगा, उसमें से इतना टर्म माइनस कर दीजिएगा। ओके सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट टर्म इसी में एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सर्कुलर पाथ है इस तरह। इस सर्कुलर पाथ में मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी लोएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, ये तीन अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को vl बोलते हैं, इस पॉइंट को vm बोलते हैं,
इस पॉइंट को BH बोलते हैं। तो मैं अभी चेक करूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तब बोलिएगा एट हाईएस्ट पॉइंट। तो आप बोलिएगा उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास एक फोर्स एक्ट करता होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, एक फोर्स एक्ट करता होगा अगर किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो उसके लिए अपन टेंशन, और चूंकि सर्कुलर पाथ में है तो आउट ऑफ द सर्कुलर पाथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सर्कुलर पाथ है, कोई सरफेस नहीं है, इसलिए वहां पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे टेंशन है क्योंकि कोई स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो सेंटर पे फिक्स्ड है। यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। अब हम क्या करते हैं, फॉर मिनिमम कंडीशन टू कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कुलर पाथ, टेंशन की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए? 0। सो फॉर हाईएस्ट पॉइंट टेंशन अप्रॉक्स कितना होता है? 0, क्योंकि स्ट्रिंग स्लाइटली स्लैब करती है उसकी वजह से। तो ये टर्म 0 पुट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो mv स्क्वायर बाय रेडियस is equals to m times g. So velocity is equals to हो जाएगा रूट अंडर g times r. तो इतनी velocity हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लीजिए, तो लोएस्ट पॉइंट की एनर्जी आ जाएगी। अब बोलिएगा टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कौन कौन सी होगी, तो आप बोलेगा mg हाफ mv स्क्वायर प्लस mg हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी है, लोएस्ट पॉइंट पे हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे 0। दोनों को इक्वेट कीजिएगा, हाइट की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट के लिए यहां से यहां तक 2r सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 5gr। एंड सिमिलरली मिड पॉइंट पे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स g into r। यहाँ तक बेटा सर मिड पॉइंट पे कैसे निकलेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट हाईएस्ट एंड एनर्जी एट मिड दोनों को इक्वेट करके। ओके ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ हर इंस्टेंट पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए वो स्ट्रिंग इस सेंटर से किसी इस पॉइंट पे इंक्लाइंड है, तो उसके पास इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। लेट्स से सम इंक्लिनेशन यहां से यहां तक कितना थीटा, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये आपका स्लाइटली अबव है, इन दोनों के बीच में कुछ हाइट है, उस हाइट को h मान लीजिए। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो सकती है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए v square is equals to u square minus of 2gh। u मेरे पास वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट और उसकी वैल्यू मेरे पास 5gr थी, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा मेरे पास 5gr माइनस 2gh। h की वैल्यू है r1 माइनस cos थीटा होल रूट अंडर। तब इसकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे 2gr ये 5gr, 5 माइनस 2 3gr एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2gr cos थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं gr कॉमन कर लूं तब यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है 3 प्लस 2 cos थीटा रूट अंडर is equals to velocity of object at any instant। अब जैसे आप थीटा की वैल्यू पुट कर दिए 0 तो लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 90 मिड पॉइंट आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 180 हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, आएगा समझ?
यस सर। ओके, या अगर आपको लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो आप ऐसे याद रखिए, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट उसका स्क्वायर एंड 2gh, तो h को आप 2gr1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, उसके बेस पे याद रख सकते हैं। वैसे आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया। दूसरा पूछता है इसमें टेंशन कैलकुलेट करना किसी भी इंस्टेंट पे कितना होगा। तो देखिए टेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और उसी डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करता होगा और अंदर के डायरेक्शन में टेंशन जो इन दोनों फोर्स को बैलेंस करता होगा। सो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे विच इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, सॉल्व कर लीजिए तो यही टर्म आपका आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ mg 1 प्लस cos थीटा, इतना होता है। अब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पुट करने के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लोएस्ट पॉइंट पे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 1 2 2 into 3 6 mg। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है 6 mg के ऊपर। मिड पॉइंट पे थीटा 90 cos 90 0, इसलिए टेंशन 3 mg। हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा 180 डिग्री cos 180 -1, सो +1 और -1 कैंसिल आउट, इसलिए टेंशन की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है 0। रिलेशन आ गया। यस सर। तो आप ये 2 रूल याद रखिए, आप हर क्वेश्चन इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। तो इस तरह से आपको अलग अलग पॉइंट पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूछा जाए तो आप ये 2 स्टेटमेंट याद रखिए। ये दोनों ही स्टेटमेंट मैंने डिफाइन किया मिनिमम कंडीशन टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर आपको चीजें पता है आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कीजिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी चीजें अलग अलग पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, एक पाथ है इस तरह का सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में हाफ इस तरह से कट है एंड वहां पे एक इंक्लाइंड ट्रैक दे दी गई यहां से तक। इस इंक्लाइंड ट्रैक पे ये आपका वर्टिकल हाइट मान लीजिए या आप हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लीजिए। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, इसकी हाइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इस सर्किल को परफॉर्म कर ले, अगर इसका डायमीटर यहां से यहां तक d है तब। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड रिलेशन बिटवीन h and d to perform circle, complete circle। समझ आया? यस। तो आप क्या बोलिएगा, ये ऑब्जेक्ट अभी इस पॉइंट पे, तो इसके पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, किसकी वजह से? इस हाइट की वजह से। अगर वो वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तब वो वर्टिकल सर्किल परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। आएगा समझ? यस सर। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, R इज इक्वल टू d/2, तो वहां से रिलेशन आ जाएगा h एंड d के बीच में।
आंसर लिखिए आपने। यस सर। आंसर आया? सर 1। सर ये को एक्सप्लेन कर दीजिए। इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी हाइट की वजह से उसके पास वेलोसिटी गेन होगी। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0, ये टर्म 0 हो जाएगा। सो वेलोसिटी ड्यू टू हाइट 2gh, यही वेलोसिटी अगर वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी दैट इज 5gr के इक्वल हो जाए तभी सर्कल को परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज परफॉर्म नहीं हो पाएगा। बोल सकते हैं। सो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए? रूट अंडर 5gr। r की वैल्यू किसके इक्वल होती है? डायमीटर बाय 2। दोनों को इक्वेट कर दिया, g और g कैंसिल आउट, सो h विल बी इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स d। मानसी समझ आया? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो इतनी सारी चीजें हमने सर्कुलर मोशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिए। ठीक है, आप इतना पढ़िए, इसे बेस बहुत सारे प्रॉब्लम कीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके देन, थैंक यू सर।